नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप मोहनदास निमेश राय साहब हैं। सैकड़ों किताबें, सैकड़ों पीएचडी, सैकड़ों नाटक, सैकड़ों मूवी अब तक निमेश राय साहब अपनी कलम से लिख चुके हैं और सैकड़ों पीएचडी निमेश राय साहब पर देश भर में हो चुके हैं। अगर मैं ये कहूँ कि भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा जीवित लेखक पर अगर पीएचडी हुई हैं, वो चाहे सवर्ण समाज का हो, ओबीसी का हो या एससी का हो, तो वो निमेश राय साहब का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। कहा जाता है कि उन पर 100 से ज़्यादा लोगों ने पीएचडी की है। हमारे लिए गर्व का विषय है कि दलित समाज में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट को लेकर के जो इंसान चले, उनमें से चंद लोग आगे निकले और इस मुकाम पर पहुँचे कि वो लगभग आज 75 साल की आयु के आसपास हैं और आज भी लेखन का कार्य उनका जारी है। तो हमें आज उनसे मुलाकात करने का मौका मिला, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सफ़र शुरुआत कैसे हुआ। सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कैसे, कहाँ पे आपकी शुरुआत हुई और कैसे सोचा कि ये जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन है इसको धार दी जाए कलम की तरीके से। मैं तो देखिए मेरठ में रहता था और वहीं मैं पढ़ा हूँ और एक पीएस मौर्य थे, पढ़े लिखे तो नहीं थे ज़्यादा, लेकिन मैं उनका नाम बराबर लेता हूँ। भीम सैनिक अखबार निकालते थे, भीम सैनिक। किस सन की बात रही होगी ये समझ लो कि 1970-80 की। अच्छा। माने तो मैं उनके लिए लिखता था, क्योंकि मेरठ शहर जो है ना वो एक प्रगतिशील शहर था। संघर्ष था, आंदोलन था। बीपी मौर्य साहब आते थे वहाँ और बहुत सारे लोग आते थे और भाषण देते थे, आंदोलन होता था, बेचैनी होती थी हम लोगों के भीतर, उत्पीड़न भी होता था। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे भाई लेखक के लिए कि आपकी प्रेरणा क्या है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो प्रेरणा किसी की स्त्री होती है, महिला होती है, प्रेमिका के रूप में फूल होता है, पत्तियां होती हैं, गुलाब के फूल होते हैं, नदियां होती हैं, आकाश होता है, तारे होते हैं। मेरा अभी एक इंटरव्यू छपा नवबत टाइम्स में पीछे बड़ा, तो मैंने लिखा कि मेरे लिए नदियों का कोई महत्व नहीं है, फूलों का कोई महत्व नहीं है, चांद सितारों का कोई महत्व नहीं है। जो ज़मीन खोदता है आदमी, जो महिला काम कर रही है, जो आदमी रिक्शा चला रहा है, मेरे लिए उसका महत्व है। वो मेरे लिए प्रेरक है। मैं जब देखता हूँ, पसीना बहता हूँ उनके शरीर से, तो मैं लिखने बैठ जाता हूँ। तो मेरठ में एक आंदोलन की भूमि रही है। मेरे पिताजी ने 1942 में हाई स्कूल किया। वो लिखते थे, नाटककार थे। तो मेरा घर मेरठ में शिक्षित परिवार रहा। हाँ, 1942 में आप समझिए कि 1942 में निमेश राय साहब के फादर ने हाई स्कूल किया था। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि लगभग 80 वर्ष पूर्व। तो ये बड़ी बात है कि हाई स्कूल जिनके फादर रहे हो, तो फिर निमेश राय साहब जिस रास्ते पर हैं और वो नाटक भी करते थे, तो फिर रास्ता वही रहा कहीं ना कहीं जो फादर साहब ने दिखाया। बात मुझे अभी याद आ गई, हमारे बस्ती के थे सीताराम खोड़ाबाल, हम उनको अपने चाचा बोलते थे। दूरदर्शन में डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड हुए। तो वो कहा करते थे, मुझे बताते थे मेरे पिताजी की बात। एक बूम थे, बूम एक कविता करते थे, शायरी करते थे, हमारी जाति के लोगों पे चमारी चमारी कह के वो सरेआम जो है ना घंटाघर मेरठ में ये करते थे। तो उसने खुद बताया मेरे पिताजी की बात, मुझे मालूम ही नहीं था। तो मेरे पिताजी ने बूम को सरेआम घंटाघर पे थप्पड़ मारा था। सार्वजनिक रूप से कविता सुनाते थे, शायरी, चमारी ऐसे शब्द इस्तेमाल होते और लोग तालियां बजाते थे, हंसते थे। तो उसके बाद जो थप्पड़ मारा, उसके बाद वो बूम कहीं दिखाई नहीं दिया। शुरुआती जैसे आपने बताया कि वो एक अखबार से आपने शुरुआत की, उसके बाद में फिर आप दिल्ली आए और फिर दिल्ली में नौकरी में रहे। फिर मेरी पढ़ाई वहीं हुई। माने मैंने पढ़ाई बीए किया, एमए किया, बीएड किया और शादी हो गई। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मेरी नौकरी लगी। उसके बाद पीसीएस करता रहा, आईएएस करता रहा। पीसीएस कई बार क्वालिफाई किया। आईएएस की क्लास यहाँ जगजीवन विद्याभवन में लेता था मैं, मतलब अटेंड करता था। तो दिल्ली आना हो गया, तो एक दिल्ली से संपर्क हुआ लोगों से, नए लोग आ गए।
तो उसके बाद फिर हालांकि यहाँ से मैंने नौकरी छोड़ दी थी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से। उसके बाद गांव में नौकरी लग गई, फिर मैं लेक्चरर बन गया मेरठ में। और फिर मान्यवर कांचीराम जी के साथ जो है बामसेफ संस्था में आ गया। और जो बहुजन संगठक पेपर निकलता है, आई वाज एक्टिंग एडिटर, मैं ही देखता था अखबार सब लिखना। उसके बाद जो बहुजन संगठक द ऑपरेस्ट इंडियन, दोनों के एक एक सप्ताह डेली अखबार मैंने निकाले करोल बाग से, पहले डेली अखबार। रेलवे से भी जुड़े रहे आप कहीं ना? रेलवे तो बहुत बाद में एडवाइजर में बना मैंने। कई अखबारों में काम किया। बहुत सारे, अभी मौजूदा शिल्पकार टाइम डेली अखबार का मैं चीफ एडिटर था माने। तो टमटा जी जो रन करते में रहा, टमटा जी जिसको रन करते। बहुत सारे अखबारों में रहा। स्वामी अग्निवेद जी के साथ रहा, कमलेश्वर जी के साथ रहा, और जो दूसरे लोग हैं उनके साथ रहा, रजनी कोठारी जी के साथ रहा। तो क्योंकि मेरा ये मानना है कि दलित समाज के लोगों को गैर दलितों से भी संबंध बना के रखना चाहिए, वाद विवाद में हिस्सेदारी निभानी चाहिए। माने एक कोई अपना ये ना बनाए कि भाई हमें इसी घर में रहना है, इसके बाहर नहीं जाना है। बाहर सारी दुनिया तुम्हारी है, तो उससे जब तक आप वाद विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, आप दूसरे लोगों के आदान साथ। प्रदान होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि नवभारत टाइम्स में 80 के दशक में मैं लिखता था। मैं सीनियर कॉरेस्पोंडेंट था, दिल्ली देहात कॉलम लिखता था। और तब से लेके अब तक लगभग 400 आलेख मेरे हिंदी अखबारों में छपे, लगभग 400 आलेख में 400 आलेख 400 लिखता था। कितनी किताबें सर अब तक आपकी कलम से? मैं कुछ बना रहा था, कुछ यूनिवर्सिटी ने मेरी किताबें मांगी थी, मुझे खुद पता नहीं, 87 किताबें छप चुकी। 87 किताब अंग्रेजी हिंदी में 87 किताब साहब की कलम से लिखी जा चुकी हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि कौन सी पॉपुलर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई? महानायक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उसके 53 एडिशन छप के एक रिकॉर्ड है, बाबा साहब पर उपन्यास। उसके बाद अभी वीरांगना झलकारी बाई, ये अभी उसका 6ठा एडिशन निकला है। 2 लाख रुपए का पुरस्कार मुझे यूपी गवर्नमेंट से मिला, वीरांगना झलकारी बाई, तो वो उस पर मिला। तो ये एक बड़ी पॉपुलर किताब हुई। उससे पहले मुक्ति पर्व जब आज़ादी के तुरंत बाद क्या स्थिति दलितों की हुई, उस पर वो उपन्यास था, उस पर बहुत पीएचडी हो गई। तो बहुत सारे उपन्यास वगैरह। पीएचडी से मुझे याद आया, आपके बारे में कहा जाता है, कितना सच आप बताएंगे, कि 100 से ज़्यादा पीएचडी आपके लेखनी पर, आपके जीवन 160 के करीब हो चुका है। 160 पीएचडी निमेश राय साहब पर हुई हैं, एमफिल हुई हैं। तो ये बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि आज़ाद भारत में किसी लेखक पर, जीवित या मृत लेखक पर 160 से ज़्यादा पीएचडी हुई हैं। और ये गर्व की बात है दलित समाज की नहीं, पूरे बहुजन समाज के लिए, कि हमारे समाज के निमेश राय साहब की लेखनी पर, उनके जीवन पर 160 से ज़्यादा पीएचडी हुई है। मैं इस बारे में एक बात कहना चाह रहा हूँ कि दलितों को गैर दलितों से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, मॉडल बनना चाहिए, आदर्श बनना चाहिए दलितों को। दूसरा वर्ग उससे कुछ सीख सके, प्रेरणा दे। नंबर 2, इतिहास को हमें पढ़ना चाहिए। एक ब्लैक लोगों का एक उपन्यास छपा, उसका टाइटल था द रूट्स। क्योंकि मेरी किताबें अभी पीछे आई थी, ये अपना मार्टिन लूथर किंग और डॉक्टर अम्बेडकर पर, कंपैरेटिवली स्टडी मार्टिन लूथर किंग, डॉक्टर अम्बेडकर, कास्ट एंड रेस। वो अंग्रेजी में पहली किताब थी, रावत पब्लिकेशन ने छापी। उसके बाद कनाडा से मुझे पुरस्कार मिला। तो अत्यधिक मेहनत हमें करनी चाहिए। और लोगों के अपेक्षा दलित समाज के जो राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, तमाम जो भी जिस सिखाना है भाई हमने। हम खाली अगर ये समझे भी ब्राह्मण आदमी मेहनत करता था, वो लिखता था, ये करता था, वो करता था, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं अंग्रेजी में बोल सकते? हम क्यों नहीं अंग्रेजी में लिख सकते? तो हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये एक जो हमारे भीतर एक ग्रंथि बनी हुई है, हम दलित हैं। बहुत सारे लोग दलित शब्द का भी ये करते हैं। वो धीरे धीरे शब्दों का अलग अलग यात्रा होती है, बहुजन और इस तरह से बनते चले जा रहे हैं, अम्बेडकरी समाज और सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हमारे भीतर ये एक ग्रंथि नहीं होनी चाहिए कि हमारी जाति ये है। जाति
की कसम में हमें नहीं रहना चाहिए, जाति से बाहर निकलें। जाति से बाहर। सर एक सवाल निकलता है, आपके दौर के जो राइटर्स थे, आप रहे, चंद्रभान प्रसाद साहब रहे, अचल दुसाद साहब रहे, और कई लोगों के नाम लिए जा सकते हैं इस लिस्ट में। अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि मतलब एक तरीके से कहें कि वो एक आखिरी पड़ाव है अगर कहा जाए। आपके बाद में जो दलित साहित्य है या दलित साहित्य के लेखक हैं, युवा पीढ़ी में ख़ास तौर से कहा जाए तो क्या देखते हैं? मतलब लग रहा है कि आपके बाद इस परिपाठी पर चलने वाले लोग कुछ हैं, आए हैं? नहीं, दलित साहित्य अथा लिखा जा रहा है। मेरी अभी एक किताब आई है 2000 पेज में, हिंदी दलित साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल के बाद ये मेरी पहली किताब है, मेरी मतलब किसी की भी। रामचंद्र शुक्ल तो जातिवादी राइटर था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे हैं, वो, मैं निराशा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सकारात्मक बात कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत उम्दा किताबें आ रही हैं, अच्छे उपन्यास आ रहे हैं, कविताएं आ रही हैं, नाटक आ रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि दलित साहित्य ने पूरी दुनिया में एक अपना परचम फहराया और दस्तक दे रहे हैं। जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, वो अपने अपने घरों में दरवाजे बंद करके रह रहे थे, अब जोरदार जो है ना दस्तक दलित साहित्यकारों ने दी है, पहुंच गई है, दरवाजे खुल गए हैं, और बहुत एक क्रांतिकारी भावना जो है ना पूरे देश में आई है। और इसमें मीडिया ने भी बहुत एक सहयोग किया है। पूरी दुनिया के अंदर आज हमारा मैसेज जा रहा है, और हमारे बहुत सारे साथी, चंद्रभान प्रसाद जी ने एक बड़ा काम किया है इंटरनेशनल स्तर पर, और डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, जयप्रकाश करदम जी हैं, कंवल भारती जी हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा हैं, वो लिख रहे हैं, और वो वाकई में एक आंदोलन उससे आगे बढ़ा है। अच्छा, एक आपने अभी जिक्र किया नाटक भी आपने बहुत सारे लिखे हैं। पिछले दिनों दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर नाटक जो है वो शुरू किया था। बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए का बजट उसके लिए पास किया गया। कहीं मुझे सुनने को मिला कि आप जो थे, निमेश राय साहब जो थे, जो नाटक की पटकथा थी, आप उससे नाराज़ थे, क्या कारण रहा था? क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं खुद एक नाट्यकार हूँ। मंडी हाउस में मैंने 4 प्ले किए हैं, हेलो कामरेड, क्या मुझे खरीदे हुए, अदालतनामा, ऐसे 3-4 प्ले मैंने किए हैं। और एज ए प्रोफेशनल उसमें सोशल भी एक तत्व रहे हैं। और रेडियो के लिए 100 नाटक मैं लिख चुका हूँ। आई वॉज ए डेमोन्स्ट्रेटर। पीटीआई बिल्डिंग में मैं बैठता था, रेडियो के लिए 100 नाटक लिखे हैं, किताब छप गई। बम्बई जाता था, डॉक्यूमेंट्री लिखी हैं, टेलीफिल्म लिखी हैं, फीचर फिल्म लिखी, बीच में वो रुक गई। तो मैंने जो जिक्र किया कि राजेंद्र पाल गौतम जी जो समाज कल्याण मंत्री रहे, वो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिखाई, केजरीवाल सरकार के द्वारा जो यहाँ मंचन होना था दिल्ली में, करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो गया। और उसमें जो जो डायलॉग थे वो कुछ उस तरह के नहीं थे। तो मैंने कहा राजेंद्र पाल गौतम जी को, भाई ये डायलॉग ठीक है नहीं, इनको निकलवाइए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेन बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हालांकि एक RS विकल बम्बई में रहते हैं, वो दिल्ली रहते थे, वो आए दिल्ली ये सिलेक्शन के लिए, उन्हें भी बुलाया गया। अच्छा। जो केजरीवाल और जो डिप्टी CM उन्होंने सेलेक्ट किया, तो वो उनका नंबर नहीं आया RS विकल का। वो बहुत हमारे प्रो दलित रहे हैं। और बाद में उन्होंने कहा जब वो बम्बई लौट रहे थे कि निमेश राय साहब, मेरा तो कुछ हुआ नहीं है, और वो पता नहीं किस किस लोगों को लिया है। तो बम्बई से डायरेक्टर वगैरह जो लिए हैं 100%, और उसमें बड़ा बजट था, और कोई दलितों की भागीदारी उस नाटक में नहीं रही। आपकी 2 तरीके की शिकायतें रही। पहली तो डायलॉग जो थे वो ठीक नहीं थे, उनका लेखन ठीक नहीं था, और दूसरा ये कि उसमें जो दलितों की भागीदारी नहीं थी। एक सवाल, एक बात और कहीं मैंने सुनी, पढ़ी कि कुछ किताबें थीं जिनको लेकर के आप मनीष सिसोदिया के पास गए। आपने कहा कि ये किताबें हैं, अगर सरकार चाहे तो उनको छाप करके लार्ज स्केल पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। क्या? राजेंद्र पाल गौतम जी की संस्था थी ना, ये मिशन जय भीम, मिशन जय भीम, उनके तहत कोई किताब लिखी थी मानव कांशी राम जी पे, सावित्रीबाई फुले जी पे, हमने भी इतिहास बनाया। और तो
वो किताब हमने मेहनत करके लिखी, छोटी छोटी किताबें थी, अच्छी, बड़े चित्र सहित थी। तो हमारा विचार था दिल्ली सरकार उसको आगे बढ़ाती, लेकिन बातचीत हुई, कुछ काम हुआ, लेकिन दिल्ली सरकार ने उस पर कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। तो जाहिर है मुझे बुरा लगता, क्योंकि मैंने तो किताब लिखी थी, मेहनत की मैंने। हालांकि कुछ लोगों ने ली, कुछ लोगों ने डोनेट किया, कुछ किताबें आगे गई, लेकिन दिल्ली सरकार जब बार बार ये ढिंढोरा पीटती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में हमने ये किया वो किया, और उसके बावजूद वो उस तरह का काम उन्होंने नहीं किया। आपने 2 प्रयास किए दिल्ली गवर्नमेंट के सामने, दोनों में निराशा हाथ लगी, चाहे नाटक को लेकर के, चाहे किताबों को लेकर के। पुरस्कार बंद कर दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार चलता था, वो ये अपना केजरीवाल जी ने बंद कर दिया, कोई पुरस्कार सब खत्म हो गए। वो तो पहले से चलता रहा, और दूसरे जो पुरस्कार होते थे वो बंद कर दिए। तो मेरा यही सवाल था, हम पूछते भी थे लोगों से कि भाई दिल्ली सरकार का दलितों के बारे में, उनकी समृद्धि के बारे में, उनके विकास के बारे में क्या योगदान है। मानिए, तो एक सवाल सर, हम अब इसको बातचीत को कंप्लीट करेंगे। वर्तमान समय में जिस प्रकार से आपने, हालांकि सारी बात पॉजिटिव की, बहुत अच्छी लेखनी हो रही है, बहुत अच्छे क्या नाम है, मीडिया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपने काशीराम साहब का जिक्र किया। काशीराम साहब की जो सोच थी, जो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाया, आपको लग रहा है कि काशीराम साहब की जो सोच की आधार पर राजनीतिक पार्टी बनी, या उनकी सोच पर जो और लोग काम करें, राजनीतिक सवाल है ये, उनका जो राजनीति, बहुजन समाज की राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे वर्तमान समय में? नहीं, कांशीराम जी एक बड़े क्रांतिकारी आदमी थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद, और मैं तो उनके साथ रहा हूँ। मैं तो लेक्चरशिप छोड़ के आया मेरठ से, सामने बैठते थे, हम काम करते थे। तो कांशीराम जी ने बहुत क्रांतिकारी काम किया, अखबार निकाले, पत्रिकाएं निकाली, आंदोलन किया, लेकिन दुखद स्थिति है कि मायावती उस काम को आगे नहीं बढ़ा सकी। अगर वो बढ़ाती तो जो प्रेस है, पब्लिकेशन है, वो एक अलग विंग बन सकता था। हमारे अखबार होते, पत्रिकाएं होती, टीवी चैनल होता, अगर उस समय मायावती सोचती तो। लेकिन वो कुछ हो नहीं सका। मतलब जो काशीराम साहब की के बहुजन संगठक और 2 अन्य दूसरे पत्रकार थे, उनको भी बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया, कोई मायावती की कोई उसमें खास रुचि नहीं। मायावती सिर्फ सत्ता में जाकर वो महारानी बनना चाहती थी। मैंने लिखा, मैंने ये बात, अरे भाई मैं आपको क्या बताऊं, दिल्ली में जब हम ऑफिस में बैठते थे, शी वाज सिंपली प्राइमरी टीचर, मैं लेक्चरर था। क्यों? तो मैं सब काम देखता था, अखबार सब करता था, और उसके बाद तो मैं मिलना नहीं हुआ मायावती जी से। क्यों? और उसके बाद दूसरा एक बड़ा दुखद पहलू मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे सत्ता मिलती गई मायावती जी को, वैसे वैसे बामसेब के पुराने साथी वो किनारे होते चले गए। एक आखिरी बातचीत है हमारे इस इंटरव्यू के दौर में। हम लोग अभी किन किताबों पे काम कर रहे हैं? अभी आपकी कौन सी किताबें? तो देखिए, ऐसा है कि मैं 3 किताबें एक साथ काम करता हूँ। थोड़ा बहुत मुझे पैसा मिलता है, जिससे मेरा काम चलता है। मेरे को कोई पेंशन नहीं मिलती है, ना मैं किसी से मांगता पैसा। एक तो दलित साहित्य, संस्कृति और कला, 1000 पेज हो गए हैं, वाणी प्रकाशन छाप रहे हैं। एक मेरी पत्रों की किताब आ रही है, बहुत सारे पत्र थे मुझे मिले थे, मैंने लिखे थे, हजारों पत्र, कुछ खराब हो गए हैं, कुछ रह गए हैं, जिसमें अलग अलग तरह के लोगों के पत्र हैं, जैसे शबाना आजमी के पत्र, और ओशो की जो पर्सनल सेक्रेटरी मां नीलम, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आइए नमिश राय जी। मैं गया। माता प्रसाद जी के पत्र, भाई वैद्य जो होम मिनिस्टर हैं उनके पत्र, और आम लोगों के पत्र, ऐसे हर तरह के जो पत्र थे ना, पे की किताब आ रही है। पत्रों पे अलग किताब आ रही है। ये किताब जो है अभी दलित साहित्य, संस्कृति और कला, 1000 पेज की, ये आ रही है। और एक अंग्रेजी में किताब मैं उसको नोइंगली मैं बताना चाह रहा हूँ।
रिटर्न टू रामराज। रिटर्न टू रामराज, ये किताब मैंने 6 साल पहले शुरू की थी और खुद NRI के लोग मेरे पास आए थे घर पे, मुझे थोड़ा बहुत पैसा एडवांस भी दिया था। अंग्रेजी में किताब लिखनी थी, तो पुष्यमित्र शुंग से मोदी तक वो किताब अभी पढ़ी हुई है, वो छप नहीं सकी। और जिन्होंने पैसा दिया था वो बीच में डर गए कि भाई ये किताब आ गई तो हम पे भी आँच आएगी। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई आप पर्दे के पीछे रहें, मैं लेखक हूँ, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। तो अभी नागपुर में मैं गया हुआ था, वो लोग आए मेरे कमरे पे, ये जो मूलवासी जो मेश्राम साहब के मूल्यवासी संगठन के लोग, तो वो उन्होंने कहा कि वो किताब हम छापने को तैयार हैं। अच्छा, माने तो अभी वो किताब आने की स्थिति में, अभी वो आ सकती है, क्योंकि मेरी तो मेहनत है। 350 पेज की बंते जी किताब है, और कैसे कैसे अत्याचार हुए, कैसे कैसे बौद्ध लोगों का सर कलम करके उत्तर प्रदेश में जो नदी है उसका नाम ही बदल गया माने। तो वो सब मैंने चीज़ें दी हैं माने, और बड़ी मेहनत से। तो वो किताब एक पढ़ी हुई है मेरे पास, अंग्रेजी में है। तो ऐसी 1-2 किताबें, और मेरी आत्मकथा 3 खंड आ चुके हैं अपने अपने पिंजरे। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा 95 में छपी, अभी तीसरा खंड आ गया, रंग कितने संग मेरे। गुजरात में जब हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ था, उस पे जख्म हमारे उपन्यास लिखने के लिए मैं गुजरात 3 बार गया। वो मोदी जब वहाँ CM थे, ये मैंने चैलेंज किया, उसका विमोचन वहीं कराया बंते जी, गांधीनगर। 2 घंटे की फिल्म बनी। किस तरह के अत्याचार जो है मोदी के लोगों ने किए थे, वो मैंने उस किताब में, मतलब जख्म हमारे, वो छप चुका। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं जिससे आंदोलन जुड़ा होता है, जिससे हमारे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है, उस पर शोध करना और उसके बाद वो लिखना। तो इसलिए कि हमारे भीतर कुछ प्रेरणा जगे। तो आप मोहनदास निमेश राय साहब थे। मैंने इनके परिचय में जो बातें बताई, और इनसे इंटरव्यू आपने जब सुनेंगे तो पता चलेगा कि जो परिचय में इनकी बातें बताई वो बहुत छोटी थी, हालांकि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। जनाब ने हमें समय दिया, और हम भी आज इंटरव्यू करने की स्थिति में नहीं थे। अचानक मुलाकात हुई तो मैं भी साधारण कपड़ों में बैठ करके एक सबसे बातचीत रिकॉर्ड किए। इससे पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें ज़रूर बताइए अपने। कोई सवाल अगर आपका है तो हमें मेल कीजिए rahulnagpalofficial@gmail.com पर। हम कोशिश करेंगे कि साहब से पत्र या मोबाइल के जरिए आपके सवालों के जवाब भी लिए जा सकें। और अपने आपकी कोई अगर और सवाल है या कुछ और इस वीडियो के बारे में प्रतिक्रिया, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर